हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल, ताकि आपको जनरल एंट्री करने का सही तरीका पता चल जाए। तो आज इसमें हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल जनरल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे अप्लाई होता है, रियल अकाउंट का रूल कैसे अप्लाई होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कैसे अप्लाई होता है। तो बेसिकली ये पार्ट 3 है जनरल एंट्री वाली वीडियोस में। तो इसके बाद भी बहुत सारे मतलब कम से कम 3-4 वीडियो भी आएंगी जनरल एंट्री से रिलेटेड। सो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल एंट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि आपको काफ़ी इजी हो जाए जनरल एंट्री को समझने में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल एंट्री होती क्या है। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जनरल एंट्री की यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है कि बेसिकली ये क्या होती है जनरल एंट्री। दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो बहुत सारी ओरिजिनल एंट्री की बेसिक बुक तो होती हैं, उसमें से सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। उसके बाद आता है आपका लेजर लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से जाता है एंड ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो बहुत सारी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक हैं, तो जनरल एंट्रीज में से जनरल एंट्री भी उनमें से एक है। तो इस बुक में क्या होता है, इन दिस जनरल एंट्री बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि whenever transaction happen at the same time, on the same date we will record the transaction. For example, अगर कोई लैंड मैंने 1 जनवरी को खरीदा, बिजनेस के यूज़ के लिए 1 जनवरी को मैंने कोई लैंड खरीदा, तो ऑन द सेम डेट आई विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्री। ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है इमीडिएटली उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेट वाइज इसको जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डेट वाइज इसको रिकॉर्ड करते हैं। वन सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं उसी दिन हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं। वंस द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिस बुक्स आर पोस्टेड टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट। यानी कि जनरल एंट्री में अगर हमने उसकी एंट्री कर दी है तो वहाँ से जो हमने एंट्रीज की हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हमने जनरल एंट्री में इंटर किया है, वो वहाँ से कहाँ जाएगा, वो वहाँ से जाएगा लेजर अकाउंट में। तो बहुत सारे लेजर अकाउंट होंगे, पर्टिकुलर लेजर अकाउंट होंगे, कैश अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट होगा। तो बहुत सारे लेजर अकाउंट खोलेंगे। तो we will record every transaction in chronological order in date wise, and after that every single transaction will be posted into the ledger account. So each transaction is separately recorded after determining the particular account to be debited or credited. The format of the journal is shown in the next slide. तो फॉर्मेट क्या होता है, वेरी सिंपल फॉर्मेट होता है इसका। इसमें पांच कॉलम्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। पहला कॉलम होता है डेट का कॉलम, फिर दूसरा होता है पर्टिकुलर्स का, फिर तीसरा होता है लेजर फोलियो का, और फिर चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट का,
एंड पांचवा कॉलम कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट का। तो जिस डेट को भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी डेट यहाँ पे लगेंगे, फिर उसके बाद एक अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, और उसी के जस्ट बिलो यहाँ पे टू लिख के क्रेडिट वाला अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और फिर जो भी डेबिट का अमाउंट है इसमें लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 1000 है, और जो भी क्रेडिट का अमाउंट है क्रेडिट वाले कॉलम में उसी के जस्ट सीधे लिख देंगे जो भी ट्रांजैक्शन होगा। तो यही बेसिकली फॉर्मेट होता है, लाइक डेट होती है, पर्टिकुलर्स होता है, फिर लेजर फोलियो होता है, डेबिट अमाउंट होता है एंड क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉलम इन द जनरल इज द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो पहला कॉलम कौन सा होता है? पहला कॉलम डेट का होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को हुआ है, 1 जनवरी को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी, मान लेते हैं 2022 में हुआ है। और कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने लैपटॉप खरीदा है 1 जनवरी को, कितने रुपीज़ का? 3000 रुपीज़ का, मान 3000 नहीं 30,000 रुपीज़ का हमने लैपटॉप खरीदा है। 1 Jan 2020 को हमने 30,000 रुपीज़ का एक लैपटॉप खरीदा है। 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, 30,000 रुपीज़ का हमने 1 जनवरी 2022 को एक लैपटॉप खरीदा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और फिर उसके नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे नरेशन, लाइक लैपटॉप परचेस्ड बीइंग लैपटॉप परचेस्ड। ठीक है, लाइक लैपटॉप हमने 30,000 रुपीज़ एंड उसको हमने कैश में खरीदा है। अगर कैश में नहीं खरीदा है तो यहाँ पे सिंपली कैश की जगह हम क्या लिख देंगे? कैश की जगह उस पार्टी का नाम लिख देंगे जिससे हमने लैपटॉप खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी? यहाँ पे होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड, एंड डेबिट अमाउंट कितना होगा? 30,000 रुपीज़ का हमने खरीदा है ना, तो इन द डेबिट कॉलम वी विल राइट 30,000 रुपीज़। एंड सेम यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप देके, इतना गैप देके सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। सो बेसिकली यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होता है टू करके, वो ऐड करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और 30,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट वाले कॉलम में 30,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग करके, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड विथ कैश। ठीक है, और उसके बाद एक हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो लाइन खींचने का मतलब ये होता है कि ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब जो भी इसके बाद जो भी अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो फिर उसकी डेट लिखेंगे, फिर जो भी जनरल एंट्री होगी, जो भी अकाउंट डेबिट होगा, जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको एंट्री करेंगे डेट डाल के। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द फर्स्ट कॉलम इन अ जनरल इज द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, एंड in the particular column the account title to be debited is written on the first line beginning from the left hand corner। as you can see here, फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं? जो भी अकाउंट डेबिट होने वाला है उसको लिखते हैं बिगनिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, लाइक यहीं से एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, एंड द वर्ड
डेबिट इज रिटन एट द एंड ऑफ द कॉलम, एज यू कैन सी हियर डेबिट एकदम एंड में लिखते हैं पर्टिकुलर अकाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। और द अकाउंट टाइटल टू बी क्रेडिटेड इज रिटन इन द सेकेंड लाइन, लीविंग अ सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड विद द प्रीफिक्स टू, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम सेकेंड लाइन में क्या लिखते हैं, जो भी क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, जो भी क्रेडिट वाला अकाउंट है उसको लिखते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं, एंड वी राइट विद द प्रीफिक्स टू यूज करके, टू कैश अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, या जिस जो भी पार्टी है वहाँ पे जो भी अकाउंट है इसको टू के साथ लिखते हैं और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट वाला अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। बिलो द अकाउंट टाइटल्स a brief description of transaction is given which is called the narration। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे दो पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन लिखा, फिर उसके नीचे हम क्या करते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि हमने ट्रांजेक्शन किस टाइप का किया है, ये लाइक कैश ट्रांजेक्शन हमने किया है या फिर हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है, किससे ख़रीदा है। तो एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए आइडेंटिफाई करने में कि ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। Having written the narration, a line is drawn in the particular column which indicates the end of the recording specific journal entry। फिर narration लिखने के बाद, नरेशन हमने लिखा उसके नीचे एक हम सीधी लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया है। अब जो भी उसके बाद ट्रांजेक्शन आएंगे फिर उसके नीचे हम लिखेंगे, मान लेते हैं 2 जैन को अगर कोई और ट्रांजेक्शन हो रहा है 2022 को, तो उसके नीचे यहाँ पे एक लाइन खींच, उसके ऊपर एक लाइन रहेगी, फिर उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगा नया ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। The column relating to the ledger folio records the page number of the ledger book on which the relevant account appears. This column is filled up at the time of posting, not at the time of making journal entry। So ये वाला जो कॉलम है, लेजर फोलियो वाला जो कॉलम है एलएफ का, इसमें हम क्या लिखते हैं, बेसिकली पेज नंबर लिखते हैं। और पेज नंबर कब लिखते हैं, जब हम लैपटॉप अकाउंट खोलेंगे, जब लैपटॉप अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे, जब हम कैश अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे, तो उस टाइम लैपटॉप अगर मान लेते हैं पेज नंबर 2 पे है लेजर अकाउंट में, तो उस पे पेज नंबर उसका डाल देंगे। अगर कैश अकाउंट पेज नंबर 3 पे आ रहा है तो उसका पेज नंबर डाल देंगे, ठीक है। बट वी डोंट इंटर एनीथिंग व्हेन वी आर मेकिंग द जनरल एंट्री। यहाँ पे पेज नंबर कब डाला जाता है, जब हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में, जब हम उस पर्टिकुलर अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तब वहाँ पे पेज नंबर डाला जाता है। और ये क्यों डाला जाता है, ताकि ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो लैपटॉप का अकाउंट है लेजर में ये किस पेज नंबर पे, ताकि हमें बार बार पेज चेंज मतलब पेज नहीं पलटना पड़े, ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाए, इसलिए यहाँ पे पेज नंबर डाल देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। फिर उसके बाद आता है द द डेबिट अमाउंट कॉलम records the amount against the account to be debited, and similarly the credit amount column records the amount against the account to be credited। It may be noted that the number of transactions is very large and these are recorded in number of pages in the general book. Hence, at the end of each page of general book, the amount column are total and carried forward। तो यहाँ पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30,000 का हमने एक एंट्री किया, फिर हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, मान लेते हैं कि फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये का मान लेते हैं हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। इसकी एंट्री बना दी। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगा, हो सकता है कम से कम 100 ट्रांजेक्शन महीने में हो, या मे बी मोर देन 100 ट्रांजेक्शन विल बी देयर।
सो ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी सिंगल पेज वी विल जस्ट टोटल लाइक 50,000 यहाँ पे लिख देंगे, जो भी टोटल आएगा 50,000 यहाँ पे लिख दिया 50,000, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैरिड फॉरवर्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। और फिर जब हम नए पेज पे जाएंगे तो उसके ऊपर जो आएगा, जो कॉलम रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड 50,000 यहाँ पे दिखा देंगे। फिर उसके नीचे जर्नल एंट्री करेंगे और फिर उसको ऐड करके इसी तरह जितने भी, मतलब अगर 10 पेज की जनरल एंट्री की जा रही है तो हर पेज के नीचे कैरिड फॉरवर्ड लिखेंगे और हर नए पेज के ऊपर हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। सो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद होता है द जनरल एंट्री इज बेसिक record of a business transaction. It may be simple or compound. When only two accounts are involved to record a transaction, it is called a simple journal entry. For example, अगर मैंने फर्नीचर मैंने खरीदा, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने 3 जैन 2022 को मैंने 30 चलो 35,000 रुपये का मैंने फर्नीचर खरीदा। एंड मैंने उसको पेमेंट कैसे किया, उसको मैंने कैश में पेमेंट किया, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो हमने फर्नीचर खरीदा, एक तो बिजनेस में एसेट्स आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, कैश का। कैश क्या है, कैश भी एक एसेट्स है जो कि बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब एसेट्स कम हो रही है। तो ये एक टाइप का वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल जनरल एंट्री जिसमें सिर्फ दो अकाउंट ही इन्वॉल्व होते हैं। तो काफ़ी इजी होता है जनरल एंट्री करने में, तो उसको सिंपल जनरल एंट्री बोलते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपली हम फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड विथ रुपीज़ कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है। फिर टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसको भी क्रेडिट वाले कॉलम में 35,000 रुपीज़ लिख देंगे। और फिर उसके नीचे क्या, ठीक है, उसके नीचे हम लिख देंगे नरेशन, ठीक है, फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेस्ड बीइंग फर्नीचर परचेज विथ कैश, ठीक है, यही होगा इसका। और यहाँ पे डेट वाला कॉलम है, उसमें डेट डाल देंगे 3 जैन 2022। पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, फिर उसके बाद एक और कॉलम आता है लेजर फोलियो का, फिर उसके बाद चौथा कॉलम हो गया डेबिट वाला, फिर पांचवा कॉलम है क्रेडिट अमाउंट का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सिंपल जनरल एंट्री है। सिंपल जनरल एंट्री क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर वाला अकाउंट और दूसरा है कैश वाला अकाउंट, ठीक है। तो ये सिंपल जनरल एंट्री है। एक और टाइप की जनरल एंट्री है जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के साथ सिंपल जनरल एंट्री वाला समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम मेसर्स गोविंद ट्रेडर्स on December 24, 2017 involves only two accounts. The first will be the purchase account and the second account will be Govind's trader account. This transaction is recorded in the journal as follows, as you can see in the next slide. Purchase account debited to Govind's trader account credited with ₹30,000 एंड क्रेडिट में
ऑल्सो 30,000 रुपीज़ एंड नीचे नरेशन लिख दिया है और यहाँ पे 2017 है, बेसिकली 2014 लिखा हुआ है बट ये 17 है, ठीक है। डेट डाल दिया, ईयर डाल दिया और जनरल एंट्री यहाँ पे कर दी, ठीक है। और फिर यहाँ पे डाल दिया अमाउंट डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। बेसिकली इसमें दो है, एक ये अकाउंट हो गया परचेस अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा है क्रेडिटर का अकाउंट, तो इसको बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, it will be noticed that although the transaction result in an increase in the stock of goods, the account debited is purchases not goods। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे समझाऊँ, ठीक है यहाँ पे समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है ABCD लिमिटेड करके, ABCD प्राइवेट लिमिटेड करके मेरी एक कंपनी है, ठीक है। और मेरी कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है, मेरी कंपनी करती है बिजनेस फर्नीचर खरीदने और बेचने का बिजनेस, ठीक है। तो इन केस अगर मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है, मैं फर्नीचर खरीदता हूँ फिर उसमें कुछ और ऐड करता हूँ फिर उसके बाद मैं फर्नीचर को बेच देता हूँ, तो जब हम ऐसी एसेट्स खरीदते हैं जिसका हमारा खुद का बिजनेस है, सो हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम वी विल जस्ट राइट द परचेज अकाउंट। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे फर्नीचर की जगह, अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो उसकी जगह सेल्स लिखेंगे। अगर सेम लाइक मेरा बिजनेस है फर्नीचर का यहाँ पे, बट अगर मैं लैंड खरीदता हूँ, ठीक है, या फिर मान लेते हैं लैंड की जगह लैपटॉप खरीदा या फिर कुछ ऐसी एसेट्स खरीदी जैसे हो गया आपका AC खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं परचेज लिखेंगे, क्योंकि मेरा लैंड का बिजनेस नहीं है, मेरा लैपटॉप का बिजनेस नहीं है, मेरा AC का बिजनेस नहीं है। ये जो सारी एसेट्स मैंने बिजनेस में खरीदी है उसको मैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा हूँ। और यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या है कि ये मेरा बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर 1000 बार खरीदूंगा, तो 1000 बार मैं जनरल एंट्री तो फर्नीचर के नाम से नहीं बना सकता। तो इसीलिए वहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम एज फर्नीचर वी विल राइट द परचेज अकाउंट, ठीक है। और अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे। बट इन केसेस में जहाँ पे मैंने दूसरी एसेट्स खरीदी है, यहाँ पे हम परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो भी एसेट्स खरीदेंगे उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लैंड खरीदा तो लैंड अकाउंट विल बी डेबिटेड, अगर हमने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड, अगर हमने AC खरीदी तो AC अकाउंट विल बी डेबिटेड। और हम ये तीनों चीज़ें खरीदे बिजनेस में यूज़ करने के लिए, मान लो कि हमने कैश में पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, टू कैश अकाउंट। और इन तीनों की कीमत 10,000, चलो 10 लाख की ये है, 10 लाख की हो गई हमारी लैंड। और लैपटॉप ले लिया हमने, चलो मान लेते 50,000 रुपये का लैपटॉप ले लिया, ठीक है, और 50,000 रुपये की AC ले ली और हमने कैश में 11 लाख रुपया पे कर दिया, तो ये होगी जनरल एंट्री, ठीक है, ठीक है। तो यही है, यहीं पे वो चीज़ कह रहा है कि इट विल बी नोटिस दैट ऑल्दो द ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स द अकाउंट डेबिटेड इज परचेजेस नॉट गुड्स। हम वहाँ पे गुड्स का नाम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है, ठीक है। इन द फैक्ट इन फैक्ट द गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स विच इज़ परचेज अकाउंट। लाइक अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखेंगे। और अगर मैं फर्नीचर बेचूंगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्नीचर अकाउंट वहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट। मैंने फर्नीचर खरीदा बट ड्यू टू सम रीज़न उसमें से कुछ फर्नीचर जो है ख़राब निकल गया, तो उसको हम रिटर्न करेंगे, तो वहाँ पे जब हम फर्नीचर रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। जैसे मैंने फर्नीचर बेचा किसी को
और उसने मुझे रिटर्न किया बिकॉज उसको भी लगा कि फर्नीचर ख़राब है, तो वहाँ पे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई फर्नीचर बच जाता है तो वहाँ पे स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। बट अगर ये सारी चीज़ें तब एप्लीकेबल होंगी जब मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ दैट गुड्स वी विल राइट परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड द स्टॉक अकाउंट। When a number of accounts to be debited or credited are more than one, the entry made for the recording the transaction is called a compound journal entry। तो ये वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ये वाला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस फर्नीचर इज परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर on July 4th 2017 for rupees 25,000, and 5,000 rupees is paid in cash immediately, and the balance of 20,000 rupees is still payable. It increases furniture by 25,000 rupees, and it decreases the cash by 5,000 rupees, and increases the liability by 20,000 rupees. The entry made in the journal on July 4th 2070 will be like this। ठीक है, हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। अब इस केस में क्या है कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। अगर मेरा फर्नीचर का यहाँ पे बिजनेस होता तो मैं यहाँ पे लिखता परचेज अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। फर्नीचर इसलिए खरीदी जा रही है यहाँ पे क्योंकि फर्नीचर को यूज़ किया जाएगा बिजनेस में, उसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर बट इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि फर्नीचर जो है, वन सेकेंड, जो पिछला एग्जाम्पल हमने अभी देखा 25,000 रुपीज़ का, उसमें क्या है, फर्नीचर बिजनेस में यूज़ के लिए खरीदी गई है, ना कि उसको बेचने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे उस एसेट्स का नाम लिखा गया है। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, कितने की फर्नीचर खरीदी गई थी, 25,000 रुपीज़ की। 25,000 रुपीज़ में से हमने 5,000 तो तुरंत उसको कैश पे कर दिया जिससे खरीदी थी, तो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। बट 20,000 रुपीज़ हमने पे नहीं किया, हम उसको मतलब 20,000 को क्रेडिट पे हमने खरीद लिया, बोला कि बाद में पैसे देंगे, अभी नहीं देंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैश हियर वी विल राइट द नेम ऑफ दैट पार्टी। तो किससे हमने फर्नीचर खरीदी थी, मॉडर्न फर्नीचर से, मॉडर्न फर्नीचर से। तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम आ जाएगा एंड वहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड जनरल एंट्री। क्योंकि यहाँ पे कितने मतलब अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक हो गया फर्नीचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, तीसरा हो गया पार्टी का अकाउंट। यहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री, जहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे जनरल एंट्रीज हम करेंगे। आई विल ब्रिंग फ्यू मोर क्वेश्चन, लाइक कंप्लीट क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको रूल के हिसाब से हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि जनरल एंट्री होती कैसी है, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रहा है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक कम से कम 10-15 एग्जाम्पल्स होंगे, उसको वन बाय वन करके रूल फॉलो करते हुए उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सिंपल जनरल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है, और जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। यही मुझे एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट में जाके अपना डाउट लिख सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that I will be excited to make more video and make more interesting video and interactive as well.
Thanks once again for watching the video. Please subscribe the channel.